बता दूं कि मैंने मांग की लोच का जो टॉपिक उठाया था, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का टॉपिक मैंने उठाया था। और इसमें मैंने सबसे पहले एनालिसिस किया प्राइस इलास्टिसिटी, जिसको आप लोग ईपी कहते हो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि डिमांड एंड प्राइस के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। फिर मैंने, ये पहला टॉपिक था प्राइस इलास्टिसिटी का। दूसरा टॉपिक था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, वो था ई वाई, यानी आपका था इनकम इलास्टिसिटी पे मैंने आपका बात किया था कि जो डिमांड होती है वो इनकम से कैसे डिटरमाइन होती है, इस पर मैंने बात की थी आपके साथ। ठीक है, तो इसमें हमने पाया था कि जो प्राइस और डिमांड का था, इसमें निगेटिव रिलेशनशिप होता था, इसलिए इसके फार्मूले में जो आपका था वो निगेटिव से स्टार्ट होता था। जबकि आपका जो इनकम इलास्टिसिटी थी, इनकम और डिमांड के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन आपको देखने को मिला। तो जब पॉजिटिव कोरिलेशन देखने को मिला, तो जब इसका फार्मूला बना, इसमें पॉजिटिव सिंबल लगा था। आज हम तीसरे पॉइंट पे पढ़ रहे हैं, और तीसरा पॉइंट है जो हमारा इलास्टिसिटी का है, यानी डिमांड आपका पास मांग की लोच का है। तो मांग की लोच में तीसरा है क्रॉस इलास्टिसिटी। ठीक है, तो क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि जब आपके पास दो कमोडिटी हो, ठीक है, दो कमोडिटी हो सच एज एक्स एंड वाई, दो कमोडिटी हैं, और इन दोनों कमोडिटी के बीच में पहला रीजन ये हो सकता है कि इन दोनों के बीच में एक संबंध ये पाया जा सकता है कि एक के स्थान पर दूसरे का प्रयोग कर सकते हैं। यानी वस्तु क्या हो सकती है, स्थानापन्न हो सकती है। तो जब कमोडिटी आपकी स्थानापन्न हो सकती है, ठीक है, यानी आपका एक्स वस्तु का अगर प्राइस फ्लैक्चुएट करता है, प्राइस चेंज होता है, तो वाई की क्वांटिटी पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, इसकी स्टडी हम लोग करते हैं। ठीक है, तो जब आपके पास वस्तु, आपके पास प्राइस एंड क्वांटिटी, और दूसरा हम लोग इसी में पूरक वस्तुओं की बात करते हैं। ठीक है, पूरक वस्तुओं की बात करते हैं। और तीसरा हम इसमें बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, हम इसमें स्वतंत्र या सामान्य वस्तुओं की बात करते हैं। ठीक है, तीन प्रकार की वस्तुएं होती है क्रॉस इलास्टिसिटी के अंतर्गत। एक स्थानापन्न वस्तु होती है, दूसरी आपकी पूरक वस्तु होती है, और तीसरी आपकी सामान्य वस्तु होती है। तो ये तीनों वस्तुओं के विषय में आज हम जानकारी लेंगे, देखेंगे कि कैसे हम क्रॉस इलास्टिसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, जान सकते हैं। इस पर आज हमको बात करनी है। तो सबसे पहले जब बात आती है, तो जो मांग की आड़ी लोच है, यानी क्रॉस इलास्टिसिटी है, सबसे बड़ा पॉइंट होता है इसका प्रतिपादन मूरे ने, ठीक है, ये मूरे कहा जाता है, मूरे ने अपनी पुस्तक सिंथेटिक इकोनॉमिक्स में किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार सिविल सर्विस में इसको पूछा गया था। ठीक है, इसलिए इसको नोट करिएगा कि जो क्रॉस इलास्टिसिटी है, मूरे ने अपनी पुस्तक सिंथेटिक इकोनॉमिक्स किया था, किंतु इस विचार की विस्तृत और वैज्ञानिक व्याख्या रॉबर्ट ट्रिफिन ने अपनी पुस्तक थियरी ऑफ वैल्यू में की है। ठीक है, तो क्रॉस इलास्टिसिटी की चर्चा कहां पर आई है, रॉबर्ट ट्रिफिन ने थ्योरी ऑफ वैल्यू में इसको साइंटिफिक रूप में डिफाइन किया है। ठीक है, अब इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने बताया है कि कुछ वस्तुएं इस प्रकृति की होती हैं कि एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन दूसरे वस्तु की मांग को परिवर्तित करता है। यानी आपकी लाइफ में देखे होंगे कि एक्स कमोडिटी है, वाई कमोडिटी है, अगर एक्स कमोडिटी का प्राइस चेंज होता है तो उसके परिणाम स्वरूप वाई कमोडिटी की डिमांड में प्रभाव दिखाई पड़ता है। तो देखिए एक क्रॉस रिलेशनशिप है। ठीक है, क्रॉस रिलेशनशिप का मतलब होता है कि उसी वस्तु का मूल्य उसकी मांग को प्रभावित करता है, तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है। लेकिन आपका देखिए क्रॉस रिलेशनशिप का मतलब होता है एक्स वस्तु का मूल्य के द्वारा वाई वस्तु की मांग प्रभावित होती है। तो जब आपको ऐसा कहीं रिलेशनशिप मिलता है तो इसे हम लोग क्रॉस इलास्टिसिटी की संज्ञा देते हैं। तो ये पॉइंट आप बहुत इंपॉर्टेंट है क्रॉस इलास्टिसिटी में, मतलब एक वस्तु का मूल्य में जो चेंजेस होते हैं एनदर वस्तु के डिमांड में क्या परिवर्तन लाते हैं,
उसकी स्टडी को हम लोग यहां पर कंडक्ट करते हैं, देखते हैं। ठीक है, जब दूसरी वस्तु की कीमत अपरिवर्तित रहती, यानी देखो वाई वस्तु की डिमांड बढ़ गई या घट गई, जबकि वाई वस्तु के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, एक्स वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के कारण ऐसा हुआ। सपोज दैट आपके मार्केट में दो प्रकार की सब्जियां हैं, ठीक है, एक आपका मान के चलो गोभी है, दूसरी आपकी क्या मान के चलो बैगन है, सपोज दैट। अब क्या हुआ कि गोभी का प्राइस मार्केट में बढ़ जाता है किसी कारण से, ठीक है, बैगन की के प्राइस में कोई चेंजेस नहीं होता, फिर भी बैगन की डिमांड हम लोगों द्वारा बढ़ा दी जाती है। क्यों बढ़ा दी जाती है? हमने गोभी की जगह बैगन को सब्स्टिट्यूट कर दिया है, ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर दिया है। क्यों कर दिया है? क्योंकि गोभी की परचेजिंग पावर हमारे लिए कम हो गई है। तो इस प्रकार देखिए, बैगन के प्राइस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, फिर भी उस कमोडिटी की डिमांड बढ़ गई, तो हम कह सकते हैं गोभी और बैगन के बीच में क्या रिलेशनशिप है? स्थानापन्न वस्तु है। लेकिन वस्तु पूर्णतया स्थानापन्न है कि आंशिक स्थानापन्न है, यह क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है कि अगर सेम टेस्ट मुझे मिल जाता, गोभी का टेस्ट सेम बैगन दे देता, तो मैं कह देता पूर्ण स्थानापन्न है, ठीक है। लेकिन गोभी का टेस्ट बैगन पूरी तरह से नहीं दे सकता, ठीक है। हमने क्या किया कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, शाम को सब्जी बनाती नहीं थी, और सब्जी बनाने के लिए हमने क्या किया कि गोभी का रेट देखा मार्केट में ज्यादा है, तो गोभी के रेट ज्यादा होने के कारण हमने बैगन पर क्या हुआ खरीदना पसंद किया, जबकि हमारा टेस्ट पहला प्रेफरेंस क्या था? गोभी परचेज करना। बट प्राइस देख करके हमने अपना प्रेफरेंस चेंज किया, ठीक है। तो कमोडिटी क्या होती है? स्थानापन्न भी कई प्रकार की होती है। एक आपका पूर्ण स्थानापन्न होती है जो पूरी तरह से सब्स्टिट्यूट कर सके, ठीक है, और दूसरी वस्तुएं क्या होती हैं? आंशिक स्थानापन्न। सपोज दैट अगर आपके पास प्रेजेंट टाइम में एक सिम होगी एयरटेल की और एक सिम होगी जियो की। मान लीजिए एयरटेल ने अपने टैरिफ प्लान को बढ़ा दिया, ठीक है, इसने प्राइस बढ़ा दिया, तो आपने तुरंत क्या किया? जियो की सिम जियो के नंबर पे इंपोर्ट कर लिया अपनी सिम को। तो ये लगभग देखिए पूर्ण स्थानापन्न है, कॉल भी हो जाएगी, इंटरनेट भी चल जाएगा, तो सारी चीजें आपको फैसिलिटी मिल जाती हैं। तो इस प्रकार की वस्तुओं को जो सेम सुविधाएं सेम टेस्ट दे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण स्थानापन्न। लेकिन आपको क्या होता है कि कुछ चीजें होती, जैसे मैंने सब्जी का भी एग्जांपल दिया, तो सब्जी कभी भी पूर्ण स्थानापन्न नहीं हो सकती है। तो इस तरह का आपका जो इसमें मान आता है क्रॉस इलास्टिसिटी में, वो मान बताता है कि वस्तु पूर्ण स्थानापन्न है या पूर्ण स्थानापन्न नहीं है। तो ये आपको नेचर पता चलेगा कि वस्तु पहले कैसी है, पूरक है कि स्थानापन्न है, और दूसरा वो स्थानापन्न पूर्ण है कि आंशिक, इसकी जानकारी हमको क्रॉस इलास्टिसिटी से प्राप्त होती है, ठीक है। दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें कि जब वस्तुएं आपस में संबंधित होती हैं, तब एक वस्तु की कीमत के परिवर्तन का प्रभाव दूसरी वस्तु की मांग पर पड़ता है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट है, अब मांग की आड़ी लोच क्या हो गई? जब वस्तु की कीमत में उपस्थित परिवर्तन, ठीक है, चाहे स्थानापन्न वस्तु हो चाहे पूरक हो, वस्तु की मांग में परिवर्तन को जन्म देता है, तो इसे मांग की आड़ी लोच कहते हैं। एग्जाम में बहुत केयरफुली इसको देखिएगा, डिफिनीशन लिखने को आती है, ठीक है। संबंधित वस्तु के संदर्भ में मांग की आड़ी लोच ऐसे अनुपात के रूप में व्यक्त की जाती है जैसे ए कमोडिटी की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के परिणाम स्वरूप बी वस्तु की डिमांड में कोई परिवर्तन आता है। तो हम लोग इसे फार्मूले में कैसे लिख देते हैं कि मांग की आड़ी लोच आ वस्तु यानी ए वस्तु की, आपकी जो ए कमोडिटी है, ए कमोडिटी की मांग में प्रतिशत, तो पहले देखो बी कमोडिटी के मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन के परिणाम स्वरूप ए कमोडिटी की मांग में प्रतिशत परिवर्तन आता है। इस प्रकार हम लोग इसे नोट करते हैं। तो यानी एक्स वस्तु के एक वस्तु की मूल्य तथा दूसरे वस्तु की मात्रा पर उसका इंपैक्ट स्टडी किया जाता है, तो हम लोग उसे मांग की आड़ी लोच कहते हैं। अब देखो इसको कैसे हम लोग डिनोट करते हैं, कैसे लिखते हैं, तो फिर से देख लेते हैं कि मांग की आड़ी लोच को कैसे दिखाया जाता है। तो मांग की आड़ी लोच को दिखाने के लिए देखिए वाई वस्तु की कीमत में अनुपातिक परिवर्तन,
ठीक है, वाई कमोडिटी में जो आपका वाई कमोडिटी पे जो आपका देखिए परिवर्तन आता है, वाई वस्तु की कीमत में परिवर्तन आता है, उसके परिणाम स्वरूप एक्स वस्तु की मांग में जो अनुपातिक परिवर्तन होता है उसका रेशियो आपका क्रॉस इलास्टिसिटी कहलाता है। ठीक है, तो फार्मूला क्या हो जाएगा? अब फार्मूले में देखो कि सबसे पहले एक्स वस्तु की कीमत में अनुपातिक परिवर्तन को आप कैसे लिखोगे? एक्स वस्तु की कीमत में परिवर्तन को आप लिखोगे कि डेल्टा पी वाई, वाई कमोडिटी की कीमत में परिवर्तन को आप ऐसे डिनोट करोगे। ठीक है, प्राइस जो है वाई कमोडिटी का, उसके परिणाम स्वरूप जो क्वांटिटी चेंज हो रही है वो एक्स कमोडिटी की क्वांटिटी चेंज हो रही है, उस पर आप स्टडी को देखते हो और उसको हम लोग यहां पर बताते हैं। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाता है? डेल्टा क्यू एक्स अपॉन डेल्टा पी वाई इंटू पी वाई अपॉन क्यू एक्स, ऐसे हम लोग इस फार्मूले को डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर आपने वाई वस्तु के मूल्य को लिया तो वाई वस्तु का मूल्य ही रहेगा सदैव। ठीक है, फिर एक्स वस्तु की मूल्य की चर्चा आप कहीं नहीं करोगे, और अगर एक्स वस्तु की आपने डिमांड की चर्चा की है तो केवल एक्स वस्तु की डिमांड की चर्चा की जाएगी, एक्स वस्तु के कहीं प्राइस की बात आप नहीं करोगे। यह पॉइंट आपको नोट करना होगा। चलिए, तो इस प्रकार अब हम लोग देखते हैं कि मांग की आड़ी लोच तीन प्रकार की वस्तुओं की में उपस्थित हो सकती है। यानी मांग की क्रॉस इलास्टिसिटी के इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि वस्तुएं जो होती हैं वो तीन प्रकार की होती हैं। तो पहला आप देख सकते हो स्थानापन्न वस्तुएं, जिसको हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूट कमोडिटी। सब्स्टिट्यूट कमोडिटी अभी मैंने आपको सब्जी का एग्जांपल दिया, यानी एक के स्थान पर दूसरे का जब प्रयोग आप कर सको तो उसे सब्स्टिट्यूट कमोडिटी कहते हैं। ठीक है, तो दो पूर्ण स्थानापन्न वस्तुओं में प्रतिस्थापन की दर सदैव स्थिर होती है। पूर्ण स्थानापन्न वस्तुएं यानी एक वस्तु की जगह दूसरी वस्तु जिसका आप प्रयोग कर रहे हो वो पूरी तरह से वही टेस्ट यानी वही गुणधर्म वाली वस्तु हो, तो हम लोग क्या कहें, वो जो प्रतिस्थापन की दर होती है, सब्स्टिट्यूशन रेट होता है, वो सदैव कांस्टेंट होता है। ठीक है, एक समान रहेगी। जैसे चाय और कॉफी, चाय का सेम टेस्ट अगर कॉफी दे देती तो हम कहेंगे पूर्ण स्थानापन्न है, लेकिन कभी कोई इस दुनिया में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो पूर्ण स्थानापन्न हो। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा, कभी भी कोई भी वस्तु इस दुनिया में नहीं आज तक बनी जो पूरी तरह से पूर्ण स्थानापन्न हो, उसमें कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी जो कुछ दूसरी वस्तु को पूरी तरह से सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकती है। ठीक है, टी नहीं है, टी की जगह आप कॉफी पी लेते हो, स्थानापन्न वस्तु है, बट कभी भी पूर्ण स्थानापन्न कैटेगरी में आप इसको नहीं ला सकते हो। ठीक है, थम्स अप और कोका कोला आपने देखा होगा, कैंपा कोला, तो आपने थम्स अप पिया होगा, कोका कोला आपने पिया होगा, सब्स्टिट्यूट करते हो, लेकिन दोनों का टेस्ट अपना अपना अलग आइडेंटिफिकेशन रखता है। आप एक के स्थान पे दूसरे का प्रयोग तो कर सकते हो, लेकिन दोनों का गुणधर्म समान नहीं है, इसलिए सब्स्टिट्यूट वस्तु तो है बट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट कमोडिटी नहीं है। ठीक है, स्थानापन्न वस्तुओं के बीच मांग की आड़ी लोच अधिक होती है, क्रॉस इलास्टिसिटी अधिक होती है। इस पॉइंट को आपको अच्छे से देखना होगा। दूसरा, पूर्ण स्थानापन्न वस्तु की मांग की आड़ी लोच, देखो ध्यान से देखना, ये एग्जाम में पूछा गया था सिविल सर्विस में, अगर कमोडिटी परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है तो उस परफेक्ट सब्स्टिट्यूट कमोडिटी का जो आंसर आएगा वो इनफाइनाइट आएगा, इसकी जो लोच आएगी वो इनफाइनाइट होगा। ठीक है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता सिविल सर्विस में कि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट कमोडिटी की जो क्रॉस इलास्टिसिटी होती है वो कितनी होती है, तो आप तुरंत बता देना कि क्रॉस इलास्टिसिटी इनफाइनाइट होती है। किंतु कमजोर स्थानापन्न का मतलब होता है गोभी की जगह आपने बैगन का प्रयोग कर लिया। स्टूडेंट लाइफ है, हम लोग तो पैसा बचाते हैं, तो जो आज शाम को सब्जी बननी है, मेरा फेवरेट है गोभी, लेकिन मैं इसलिए बैगन खा रहा हूं क्योंकि वो सस्ता मिल रहा है, तो कमजोर स्थानापन्न है, मतलब ठीक है मैंने खा लूंगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसको हम लोग पुअर सब्स्टिट्यूट कमोडिटी कहते हैं, और इनकी जो क्रॉस इलास्टिसिटी होती है वो कम होती है। ठीक है, इनका मान
कम होता है। तो जितना इसका मान कम होता जाएगा, आप कहोगे कि जो ये सब्स्टिट्यूट कमोडिटी तो हैं बट पुअर हैं, कमजोर वाली हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है और ये डायग्राम आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्पफुल है। स्थानापन्न वस्तुओं का जो क्रॉस इलास्टिसिटी का मान होता है वो सदैव पॉजिटिव आएगा। कितना आएगा? धनात्मक आएगा हरदम। आंसर अगर आपका धनात्मक धनात्मक कितना आ गया? आपका आ गया धनात्मक, सॉरी, अगर आपका धनात्मक आंसर आ गया 2, तो आप क्या कहोगे? सर ये क्या होती है? पॉजिटिव आंसर आया, द कमोडिटी विल बी सब्स्टिट्यूट। ठीक है, तो इसका आंसर सदैव ईडी इज ग्रेटर देन 0 होता है। 0 से आपका ज्यादा इसका मान होता है। पूरक वस्तुओं के लिए अगर आपका जो आंसर है ईडी का मान अगर 0 से कम आ जाता है, ठीक है, 0 से कम आता है यानी निगेटिव आता है, मैं क्या कहूंगा? निगेटिव आता है आपका आंसर, तो आप कहोगे द कमोडिटी इज क्या होता है? कंप्लीमेंट्री कमोडिटी है। कंप्लीमेंट्री कमोडिटी का मतलब होता है कि एक के प्रयोग के साथ दूसरी कमोडिटी का प्रयोग आवश्यक है, यानी आपको ज्वाइंटली कमोडिटी का यूज करना है। सपोज दैट, ठीक है, अगर आपने मार्केट में देखा होगा कि टायर का दाम बढ़ जाता है, ठीक है, तो टायर का दाम बढ़ने से क्या हो जाता है? टायर की डिमांड कम हो जाएगी, तो गाड़ी की डिमांड भी कम हो जाएगी, क्योंकि टायर प्लस वैन आपका साथ साथ प्रयोग होगा। तो ये कमोडिटी ज्वाइंट प्रयोग होते हैं। तो अगर ज्वाइंटली कमोडिटी में एक कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड कम होती है, तो दूसरे कमोडिटी पे भी इसका इंपैक्ट दिखाई पड़ता है। जैसे आपने देखा होगा हाल ही के दिनों में पेट्रोल का दाम बहुत तेजी से बढ़ रहा है। पेट्रोल का दाम बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो पेट्रोल का दाम इतनी तेजी से बढ़ रहा है तो पेट्रोल की डिमांड लोग कम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम पेट्रोल की डिमांड नहीं करेंगे। और पेट्रोल की जब डिमांड कम हो रही है तो इससे वैन की डिमांड भी कम हो जाएगी। जो गाड़ियां हैं लोग नहीं पसंद कर रहे हैं, कहते नहीं खरीद पाएंगे भाई, क्योंकि पेट्रोल और वैन क्या होती है? कॉम्प्लीमेंट्री कमोडिटी है। अगर आपको पास वैन है, आपके पास मोटर गाड़ी है, तो आपको पेट्रोल लेना पड़ेगा, लेकिन पेट्रोल का दाम देख करके लगता है कि अरे नहीं इसको लेते हैं, एक काम करते हैं इलेक्ट्रिक कार चलो खरीदते हैं, थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो इसमें आंसर जो आपका आता है क्रॉस इलास्टिसिटी के अंतर्गत, वो निगेटिव आंसर आएगा हरदम। निगेटिव का मतलब होता है कि वो कमोडिटी आपकी क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री कमोडिटी है। कॉम्प्लीमेंट्री कमोडिटी जो होती है वो ज्वाइंटली यूज होती है, और ज्वाइंटली यूज होने का मतलब होता है कि अगर दो कमोडिटी एक ए एंड बी है, ये ज्वाइंटली यूज हो रही है, तो अगर ए का प्राइस बढ़ता है तो डिमांड ऑफ ए एंड बी बोथ आर डिक्लाइन, दोनों की डिमांड डिक्लाइन कर जाएगी। ठीक है, तो ज्वाइंटली कमोडिटी में ऐसा पाया जाता है। ठीक है, अगर मार्केट में पेन का दाम बढ़ता है तो निश्चित रूप से कॉपी की भी डिमांड डिक्लाइन कर जाएगी। ठीक है, तो इस तरह की कमोडिटी को आप लोग क्या कहते हो? ज्वाइंट कमोडिटी कहते हो, जो हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कमोडिटी कहते हैं। अब देखो बेसिक अंतर इसमें भी होता है, किसमें? ज्वाइंट कमोडिटी में एंड कॉम्प्लीमेंट्री कमोडिटी में। तो वो स्टैंडर्ड, हाईली स्टैंडर्ड की चीजें होती है, मैं बाद में कभी आपको जब टाइम मिलेगा चर्चा करेंगे, तो इसमें भी बाइफर्केशन होता है। लेकिन मोटा मोटा जान लीजिए अभी कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कॉम्प्लीमेंट्री कमोडिटी एंड ज्वाइंट कमोडिटी। अभी आपको नहीं, मैं उतना डीप नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको एग्जाम क्वालिफाई करने हैं। ठीक है, तो जब कमोडिटी का एक कंबाइंड या एक कॉम्बिनेशन यूज करना होता है, एक साथ प्रयोग में यूज करना होता है, तो उस कमोडिटी को आप लोग ज्वाइंट कमोडिटी कहते हो। और तीसरी होती है आपकी, क्या होती है? स्वतंत्र वस्तुएं, फ्री गुड्स। फ्री गुड्स क्या होती है? एक्स वस्तु का प्राइस बढ़े, वाई वस्तु की डिमांड में कोई प्रभाव ना पड़े। इफ चेंज इन द प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी देन द डिमांड ऑफ वाई कमोडिटी नो चेंज। वाई कमोडिटी की डिमांड में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो आप क्या कहोगे? ये आप कह सकते हो कि वस्तु क्या होती है? इंडिपेंडेंट कमोडिटी है, स्वतंत्र वस्तु है।
स्वतंत्र वस्तुओं में ऐसा पाया जाता है। तो देख सकते हो कि इसमें जो स्लोप है कि स्थानापन्न वस्तुएं जो होती हैं उसकी स्लोप पॉजिटिव होती है। देखो आप ध्यान से देख सकते हो पॉजिटिव होती है। पूरक वस्तुओं की जो स्लोप होती है वो निगेटिव होती है और स्वतंत्र वस्तुओं की दैट इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस पाई जाती है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। एग्जाम में आप देखिएगा, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इस स्लाइड से ये 3 डायग्राम है, इन 3 डायग्राम से आपके बहुत से प्रश्न सॉल्व होने वाले हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना और यहीं से आपको आंसर निकालने होंगे। चलो, अब स्थानापन्न वस्तुओं की मांग की आड़ी लोच शून्य से अधिक प्रदर्शित की गई है, अर्थात धनात्मक। स्थानापन्न वस्तुओं की जो मांग की आड़ी लोच होती है वो कितनी होती है? धनात्मक होती है। ये पॉइंट है, आप नोट रखिएगा। ठीक है, धनात्मकता जितनी अधिक होती चली जाएगी आप कहोगे इसके बीच में, दोनों वस्तुओं के बीच में संबंध, जो सब्स्टिट्यूट का रिलेशनशिप है वो स्ट्रांग है। ठीक है, तो इस प्रकार y वस्तु की कीमत में वृद्धि स्थानापन्न वस्तु x की मात्रा में वृद्धि करेगी तथा y की कीमत में कमी स्थानापन्न वस्तु की x की मात्रा में कमी करना चाहेगी। ऐसी दशा में मांग की आड़ी लोच सदैव क्या होती है? पॉजिटिव होती है, ग्रेटर देन 0 होती है। यह पॉइंट आपको नोट रखना है। तो ये आपको कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है, किसके लिए? सब्स्टिट्यूट कमोडिटी के लिए। ठीक है, सब्स्टिट्यूट कमोडिटी, आपका स्ट्रॉन्ग सब्स्टिट्यूट एंड पुअर सब्स्टिट्यूट, 2 प्रकार की कमोडिटी होती है। ठीक है, दोनों का आंसर, स्ट्रॉन्ग का आपका इनफाइनाइट आता है, जो आपका परफेक्ट आपके सब्स्टिट्यूट कमोडिटी होती है वो इनफाइनाइट आता है, और बाकी 0 के नियर आता है पॉजिटिव, अगर पुअर रिलेशनशिप पाया जाता है तब। नाउ द नेक्स्ट है पूरक या तथा संयुक्त मांग वाली वस्तुएं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्स एंड ज्वाइंट डिमांड गुड्स, यानी जिनका प्रयोग हम लोग साथ साथ करते हैं। मैंने अभी आपके साथ चर्चा किया, पेट्रोल की चर्चा किया, कार की चर्चा किया, मैंने टायर की चर्चा किया, कार की चर्चा किया, मैंने पेन की चर्चा किया, मैंने कॉपी की उसके साथ चर्चा किया। तो ज्वाइंटली यूज्ड कमोडिटी है। ठीक है, इंडक्शन आपने देखा होगा, तो इंडक्शन के बर्तन ज्वाइंट डिमांड है। आप इंडक्शन कुक लेके चूल्हे जाइए घर पे, लेकिन आपके पास उसके बर्तन नहीं है, आपके लिए बेकार है वो। तो ये ज्वाइंट डिमांड है। तो अगर इंडक्शन का मार्केट में प्राइस बढ़ जाएगा तो निश्चित रूप से उनके बर्तनों की डिमांड भी घट जाएगी। इंडक्शन की तो घटेगी घटेगी, उस पे प्रयोग होने वाले बर्तनों की डिमांड भी घट जाएगी, क्योंकि जब इंडक्शन लोग नहीं खरीदेंगे तो उनके बर्तनों को उनको क्या करना है। ठीक है, या उसके बर्तन के प्राइस बढ़ेंगे तो इंडक्शन की डिमांड घट जाएगी। तो ये ज्वाइंट कमोडिटी कहलाती है। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनकी मांग एक साथ की जाती है, ज्वाइंटली डिमांड होती है। ज्वाइंटली डिमांड होती है, जैसे स्कूटर के साथ पेट्रोल की डिमांड, द डिमांड ऑफ स्कूटर एंड पेट्रोल। पेन तथा इंक, ठीक है, डबल रोटी तथा मक्खन आदि ऐसी श्रेणी की वस्तुएं हैं। ऐसी वस्तुओं में यदि एक वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाती है, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी राइजेस, एक कमोडिटी का प्राइस भी राइज करता है, तो बोथ कमोडिटी की डिमांड डिक्लाइन कर जाती है, संबंधित वस्तुओं की मांग में कमी हो जाती है। ये हमको देखने को मिलता है। चाहे दूसरी वस्तु की कीमत अपरिवर्तित रहे, जबकि दूसरी वस्तु कह रही कि बताइए मेरी वस्तु के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, फिर भी ऐसा दिखाई पड़ा है, तो भी ये नेचर पाया जाता है कॉम्प्लीमेंट्री कमोडिटी का। ऐसी दशा में आड़ी लोच हरदम निगेटिव होती है। क्रॉस इलास्टिसिटी का जो मान होता है वो ऑलवेज निगेटिव पाया जाता है। ये पॉइंट आप नोट रखिएगा। ठीक है, यही आंसर हमको निकालना। शून्य से कम हो जाएगी। ऋणात्मक में आपका जो होता है ईडी इज लेस देन 0 पाया जाता है, यानी इसमें जो आपका ऋणात्मकता का मान होता है उस पर निर्भर करता है कि कमोडिटी कैसी है। अब आपके पास आता है फ्रीली कमोडिटी। ठीक है, आपने देखा होगा फ्रीली कमोडिटी, तो जब आपका आंसर यानी ईडी इक्वल टू अगर 0 आ जाए तो कमोडिटी क्या हो जाएगी? आपकी फ्री कमोडिटी जाएगी। ना तो वो पूरक वस्तु होगी, ना तो स्थानापन्न वस्तु होगी, बल्कि वस्तु क्या होगी? स्वतंत्र वस्तु होगी। ठीक है, तो अगर आपका आंसर ईडी इक्वल टू 0, अगर ईडी का मान 0 से ज्यादा आता है तो स्थानापन्न, कम आता है तो पूरक, और 0 आता है तो नो रिलेशनशिप बिटवीन द बोथ कमोडिटी।
ये पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट हो जाएगा। स्वतंत्र वस्तुओं में जो आपकी इंडिपेंडेंट गुड्स होती हैं, मैंने अभी आपको बात किया इंडिपेंडेंट गुड्स, स्वतंत्र वस्तुओं के संदर्भ में मांग की आड़ी लोच क्या होती है, शून्य होगी। ठीक है, स्वतंत्र वस्तुएं ना तो स्थानापन्न वस्तुओं की श्रेणी में आती है और ना ही पूरक वस्तुओं की, यानी इन दोनों के मध्य की एक सीरीज होती है, जो चित्र में हम लोग देख चुके हैं कि द स्लोप ऑफ इंडिपेंडेंट कमोडिटी या गुड्स पैरेलल टू द किसके, वाई एक्सिस के बराबर होता, वाई अक्ष के आप पैरेलल देख सकते हो। ठीक है, तो ये एक रिजल्ट निकला कि अगर ईडी इक्वल टू 0 है तो वस्तु क्या हो जाएगी, इंडिपेंडेंट गुड हो जाएगी। अगर इसका मान धनात्मक है, 0 से बड़ा है यानी धनात्मक है, तो आप जैसे 1 2 3 4 5 जितना, तो ये आपके पास कौन सी कमोडिटी हो जाएगी, सब्स्टिट्यूट कमोडिटी हो जाएगी। और अगर आपका इसका मान क्या हो जाता है, ऋणात्मक है, -1 -2 -3 -4, अगर आपको इस कैटेगरी में आते हो तो ये कमोडिटी कौन सी हो जाएगी, कॉम्प्लीमेंट्री कमोडिटी हो जाएगी, सीसी आपकी कहलाएगी। तो ये पॉइंट आपको यहां पे निकालना है, ढूंढना है, जानना है। ये एक मेरे पास एग्जांपल है क्रॉस इलास्टिसिटी का। क्रॉस इलास्टिसिटी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इस पर आज हम लोग बात करेंगे, देखेंगे। तो एग्जाम में जो आपका प्रश्न होता है, इतना प्रश्न लिखा जाता है, ये क्वेश्चन है आपका, प्लीज कैलकुलेट, ठीक है, क्रॉस इलास्टिसिटी बिटवीन ई एक्स टू वाई एंड इलास्टिसिटी वाई टू एक्स। ठीक है, इस तरह आपको एग्जाम में दिया जाता है। ठीक है, यहां पर आप क्या पढ़ोगे, ई एक्स वाई है, देखो यहां पर ई एक्स वाई का मतलब होता है, ठीक है, कि ई एक्स टू वाई है और यहां पे वाई टू एक्स है, तो इसको सिंपली लिख दिया जाता है, वाई एक्स लिख दिया जाएगा। तो याद रखना, जो पहली कमोडिटी लिखी जाती, जैसे एक्स लिखा है तो एक्स की मात्रा को आपको लेना है, और दूसरी कमोडिटी जो लिखी जाएगी उसका मूल्य को लेना। यह पॉइंट आपको यहां पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहली कमोडिटी की क्वांटिटी, दूसरे कमोडिटी का प्राइस, और उसके बिहाफ पे आप कैलकुलेट करते हो। तो चलो सबसे पहले मैं इस पे कैलकुलेट करता हूं कि पहले ई एक्स वाई। अब देखो यहां क्वेश्चन देख लेते हैं, बिफोर चेंज, पहले प्राइस चेंज नहीं हुआ तो एक्स 20 रुपए के रेट से था, कितनी मात्रा खरीदी गई, 400 केजी। ठीक है, वाई की कंडीशन क्या थी, कॉफी की 30 रुपए के रेट से था, 500 केजी खरीदी गई। ठीक है, ये रेट था, एक्स कमोडिटी का एक रेट है और वाई कमोडिटी का एक रेट है। तो ये प्राइस बिफोर चेंज, यानी अभी प्राइस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ये एक डेटा मिल गया, एक्स कमोडिटी को 20 रुपए की रेट से 400 केजी खरीदा जा रहा है, वाई कमोडिटी कॉफी को 30 रुपए की रेट से 500 केजी खरीदा जा रहा है। अब आफ्टर चेंज के बाद क्या हो जाता है कि ये जो प्राइस है, देखिए प्राइस में, एक्स के प्राइस में कोई चेंजेस नहीं हुआ है। ठीक है, जबकि क्वांटिटी देखिए पहले से अब ज्यादा खरीदी जाने लगी, देख सकते हो, पहले 400 था, अब क्या हो गया 500। तो कहीं ना कहीं क्रॉस इलास्टिसिटी काम कर रही है। अब देखो वाई कॉफी का दाम 30 से बढ़कर के 40 हो जाता है, 30 से 40 हो जाता है, तो 500 से इसकी डिमांड घट करके 300 इकाइयां हो जाती हैं। और इसके साथ ही साथ, तो चलो अब हमको कैलकुलेट क्या करना है, कि पहले कैलकुलेट करना है ई एक्स वाई कैलकुलेट करना। तो एक्स कमोडिटी की, देखो यहां पे जब फार्मूला आप बनाना, तो फार्मूला कैसे बनाया जाता है, फार्मूला जैसे आपके पास स्मॉल ई एक्स वाई दिया जाता है, तो पहले वही फार्मूला प्राइस इलास्टिसिटी जो मैंने शुरू में पढ़ाया था, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू, ऐसे लिख लेना, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए ऐसा लिख लेना। ठीक है, यही है फार्मूला, आपने पहला दिन का जो लेक्चर था उसमें आपने देखा होगा। अब क्या करना कि यहां पे x है, तो x जो पहला है q के साथ x लगा देना और q के साथ x लगा देना, फिर y जो है p के साथ y लगा देना, p के साथ y लगा देना। ठीक है, फार्मूला आपका रेडी हो जाएगा। अगर आप रटने की प्रयास करोगे कभी नहीं समझ में आएगा। अब आपको क्वांटिटी किसकी देखनी है, एक्स कमोडिटी की क्वांटिटी पे काम करना है। तो एक्स कमोडिटी क्या है, टी है, टी की क्वांटिटी पे बात करते हैं, प्राइस पे बात नहीं करते। तो ये क्वांटिटी पहली क्या है, Q1, और ये आपकी क्वांटिटी है Q2। ठीक है, इस तरह आप Q1 और Q2 निकाल लेते हो, क्योंकि क्वांटिटी पे हम बात करते हैं एक्स कमोडिटी के। और
वाई कमोडिटी की प्राइस पे बात करते हैं, तो वाई कमोडिटी का प्राइस क्या है, P1 एंड P2। ये इंफॉर्मेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी इंफॉर्मेशन से हमसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा क्यू का, क्यू एक्स का मान निकाला गया, तो डेल्टा क्यू एक्स का मान निकालने के लिए Q2 माइनस Q1, तो 500 माइनस 400 हो जा रहा है। इसी प्रकार डेल्टा पी वाई का मान निकालने के लिए 40 P2 माइनस P1, 40 माइनस 30 किया गया, और पी वाई बराबर 30 और अपन 400। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो 100 अपॉन कितना हो जाता है, 10 इंटू 30 अपॉन 400, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया, 10 से 10 कैंसिल हो गया, 3 अपॉन 4 हो जाता है। अब कितना आंसर होगा, 0 पॉइंट आपका 4 सते 28, 7 और 4 पंचे 20, कुछ ये आंसर आया। तो ये क्या है, धनात्मक आंसर है। ठीक है, धनात्मक है तो हम क्या कहेंगे, धनात्मक है तो वस्तु कौन सी होगी, बोलो कौन सी वस्तु होगी धनात्मक पर, स्थानापन्न वस्तु होगी, स्थानापन्न वस्तु होगी। ठीक है, आप देख सकते हो चाय और कॉफी स्थानापन्न है, तो स्थानापन्न है, और अगर इसी का मान इनफाइनाइट आ जाता तो मैं क्या कहता, इस सब परफेक्टली स्थानापन्न है, परफेक्टली सब्स्टिट्यूट कमोडिटी है। ठीक है, चलो, तो इस तरह हम लोग निकाले क्रॉस इलास्टिसिटी बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई पे। अब मैं बात करने जा रहा हूं, चलो ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी सॉल्व है, इसके लिए मैं इसको कट कर देता हूं। अब आपके साथ काम करता हूं कि चलिए क्रॉस इलास्टिसिटी कैलकुलेट करिए वाई एक्स पर। अब मैंने क्या रख दिया, y पहले रख दिया, x बाद में रख दिया। फार्मूला बनाना है, मैंने कहा कि अगर आपका पहला टॉपिक याद है, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q, माइनस नहीं लगेगा। ये नहीं कि पहला वाला फार्मूला सर ने कहा था माइनस भी उठा लो, नहीं, बिना माइनस के आप फार्मूला लिख दोगे। पहला क्या है, y, Q के को y दे दो, Q के साथ y ऐड कर दो, फिर दूसरा क्या है, x, P के साथ x ऐड कर दो, और P के साथ x ऐड कर दो, तो ये आपके पास फार्मूला बन जाता है। अब चलो, अब हमको y कमोडिटी के क्वांटिटी के साथ काम करना है, तो y कमोडिटी क्वांटिटी कितनी है, ये देखो क्वांटिटी 500 है, तो ये आपका हो जाएगा Q1, और ये आपका y कमोडिटी क्वांटिटी है, ये हो जाएगी Q2। ये लो, मैंने दोनों चीजें इसमें निशान लगा दिया। एक्स वस्तु के प्राइस पे बात करिए, एक्स वस्तु का प्राइस क्या है, ये है आपका P1, इसको मैंने किया बॉक्स में अंदर, और ये आपका P2। ठीक है, अब देखो इसकी वैल्यू पुट कर दो, तो डेल्टा क्यू वाई अपॉन डेल्टा पी एक्स। अब वैल्यू जब पुट कर दोगे तो डेल्टा क्यू वाई तो क्या हो जाएगा, Q2 माइनस Q1 अपॉन P2 माइनस P1 इंटू आपका Px अपॉन QY। तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, Q2 माइनस Q1, तो कितना हो जाएगा, 300 माइनस 500 बटे आपका P2 माइनस 20 माइनस 20 इंटू Px का मान कितना हो जाएगा, 20 अपॉन आपका कितना हो जाएगा, 500। ये आपका, अब इसको आप सोल्यूशन निकालिए, तो ये आपका कितना हो जाएगा, आपका माइनस 200 अपॉन 0 इंटू आपका कितना हो जाएगा, 20 अपॉन 500। ठीक है, 500 डबल जीरो से कैंसिल हो जाएगा। अब आप बताओ कितना आएगा इसका आंसर, कोई बता सकता है, सर -0। इनफाइनाइट आएगा। बोलो बोलो, इनफाइनाइट। कंफ्यूजन नहीं, बताओ प्रॉपर बताओ। इनफाइनाइट आएगा सर। 1 होगा सर। यस सर। नहीं, आप लोग इनफाइनाइट सबके है। आंसर अलग अलग हैं, सबके आंसर नहीं सर, इनफाइनाइट होगा, सही है। कंफर्म है। यस सर। यस सर, इनफाइनाइट होगा। बाकी लोगों को सोचने दो जी, सरप्राइज तो कुछ होना चाहिए ना।
जी सर। हाँ, थोड़ा सरप्राइज हो। तो चलो इसको इनफाइनाइट है ये। हाँ, तो चलिए ठीक है। तो अब देखो इस तरह के एग्जाम में तुम्हारे प्रश्न आए होंगे, ठीक है, और आप लोग इन्हीं प्रश्नों को नहीं सॉल्व कर पाए हो।